नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले आपको सीधी ले चलेंगे देहरादून, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड ग्राउंड मोदी पहुंच चुके हैं और देवभूमि को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली और देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, बेहद ही अहम है। उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से देने वाले हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तस्वीर लाइव तस्वीर है देहरादून से, जहां पर पूरी परियोजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बाद जनसभा के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के लोगों को सौगात देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का लगातार दौरा या कह सकते कि चुनावी दौरा चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, और जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां उस क्षेत्र के लोगों को सौगातें दे रहे हैं। उत्तराखंड का आज ये दौरा है, देवभूमि का दौरा। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दौरा चुनाव को देखते हुए बेहद ही अहम, बेहद ही खास कहा जा सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी देहरादून से चुनावी माहौल बनाएंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं देहरादून की। प्रधानमंत्री मोदी पूरी परियोजनाएं जिनकी आज सौगात देने वाले हैं प्रदेशवासियों को, उसके बारे में देख रहे हैं, परख रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। डाकपत्तर के समीप जनपद देहरादून में स्थित है। परियोजना की कुल लागत 1,777। तो हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता सीधे देहरादून से जुड़े, उनके पास चलते हैं। अजीत, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं और आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये सौगातें, प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहम कह सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 बजे के लगभग देहरादून पहुंचा था। हालांकि हल्का सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम होने हैं 18 करोड़ से ज्यादा के, उन परियोजनाओं को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल उनके साथ है। तमाम जो पहलू हैं उनको बारीकी से समझने की कोशिश की है। क्या कुछ व्यवस्थाएं लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से, क्या कुछ सौगातें उत्तराखंड की जनता को मिलने जा रही हैं, वो उन्होंने देखने का काम किया है। और एक जो बड़े बदलाव उत्तराखंड से दिल्ली के बीच में होने जा रहे हैं सड़कों के माध्यम से, उनको निहारने का उन्होंने काम किया है। और भीड़ की अगर बात की जाए तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सुनना चाहते हैं। और एक जो चुनावी आगाज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राजधानी देहरादून के परेड मैदान से होना है, उसके वो साक्षी बनना चाह रहे हैं। और सीधे तौर पर अब जो तस्वीरें हैं वो मंच की तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि मंच के माध्यम से जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता उत्तराखंड भाजपा के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मंचासीन हैं, सभी ने अपनी अपनी बातें कही हैं और हर कोई तो तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर। और अब हम सीधे दिखाना चाहेंगे कि मंच पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं और सभी को इंतजार है उस क्षण का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और वो सभी का स्वागत सत्कार। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं कि देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। 18,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनका ये यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल अजीत, हम तस्वीर में दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और अभिवादन कर रहे हैं। जिस तरीके की बात अजीत आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे, सौगातें देंगे। ये दौरा हम ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका आज सौगात देने वाले हैं प्रदेशवासियों को। अजीत, अगर बात की जाए तो पहले ये कहा जाता था कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कनेक्टिविटी को लेकर जो देहरादून का रास्ता दिल्ली से करने की सोच रहे हैं और ये उपहार भी आज देने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड दूर नहीं, जो कि दिल्ली के रास्ते को जल्दी ही कनेक्ट करेगा।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा सरकार की बात की जाए, चाहे फिर वो प्रदेश की हो या फिर केंद्र की हो, कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा जोर है। और 2016 में जब प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे थे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, तो उस वक्त जो सबसे बड़ी सौगात थी वो ऑल वेदर रोड की सौगात थी। और आज हम उत्तराखंड के जो चारों धामों की कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, वो साफ बयां कर सकते हैं कि वो बेहतर हुई है। कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस है भाजपा सरकार का, और चारों धामों को जो ऑल वेदर रोड के माध्यम से जोड़ा गया है, उसके तरीके से साफ है कि जो भी दिक्कतें होती थी पहाड़ों की तरफ जाने को, वो अब दूर हुई हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज की अगर बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली को लेकर एक बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात उत्तराखंड प्रदेश को देने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का यहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके माध्यम से महज 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच सकते हैं, जो दूरी पहले 6 घंटे में तय होती थी। जी बिल्कुल अजीत, ये बहुत बड़े उपहार कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अजीत, जिस तरीके की तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो मोदी की जनसभा होनी है, वहां हजारों या कहें कि लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं अभिवादन करने का, उनके भाषण सुनने का। लेकिन इससे पहले भी जो हम ये बातें बता चुके हैं दर्शकों को कि ये जो जन सैलाब उतरा है, इसके लिए जो उत्तराखंड की बीजेपी है, जो उनके कार्यकर्ता है और नेता है, वो ग्राउंड पर जा चुके हैं, लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं और अलग अलग तरीकों से उनको बुलाने के लिए और इस मंच तक आने के लिए कहा गया है। ये हुजूम देखकर और जिस तरीके के जन सैलाब उमड़ा है, इसको देखकर आने वाले चुनाव के बारे में हम क्या आकलन कह सकते हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी इसी जगह पर, इसी मंच से चुनावी शंखनाद कहें या हुंकार कहें, हुंकार भरने वाले हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपसे अगर 5 साल पहले के इतिहास पर नजर डालें तो 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2016 के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे थे और इसी मैदान से उन्होंने चुनावी आगाज किया था 2017 का, और एक जनता से बात की थी, जनता से सीधे तौर पर एक अपने भाजपा को लेकर यहाँ पर मतदान करने की मांग की थी, और जिसका नतीजा था कि 58 का प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला था 2017 विधानसभा चुनाव में। और अब एक बार फिर से 2022 चुनाव नजदीक है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैदान में पहुंचे हैं। बड़ी योजनाओं की सौगात वो देश की जनता, प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं, और उसके माध्यम से क्या कुछ खास होगा वो सबके सामने होगा। और बिल्कुल अजीत, ये लोगों का हुजूम देखकर समझ सकते हैं। वो आपके पास वापस आते हैं और फिर से हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री की इस रैली को, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ की खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया है। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने प्रातःकालीन दिनचर्या, पूजा तथा गौ सेवा के बाद अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के बाद इसके रथ को भी रवाना किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल चंदौली दौरा है और सीएम कल रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम जन्मस्थली का दौरा करेंगे और बाबा कीनाराम जन्मस्थली को सुंदरीकरण कराने की सौगात भी देंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि जिस पर बवाल मच गया है। एक कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी राज में लुंगी वाले और टोपी वाले गुंडे के दिन चले गए हैं। शुक्रवार को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, सर पर जालीदार टोपी लगाते हुए और हथियारों के साथ व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम किया करते थे। ये जमीनों पर कब्जा कर लेते थे और शिकायत न करने की धमकी भी दिया करते थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं और 1 दिसंबर से विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को भव्य बनाने जा रही है। इसके अंतर्गत धर्मार्थ कार्य विभाग लोकार्पण समारोह की स्क्रीनिंग पूरी दुनिया के मठ मंदिर में ऑनलाइन तरीके से करने की तैयारी भी सरकार ने कर रखी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कानपुर पहुंचे, जहां भाजपा युवा मोर्चा ने जोरदार उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने भाजपा के घोषणा पत्र में व्यापारियों की मांगों को शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की सदस्य और सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। ललितपुर में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और महरौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रमेश खटीक ने महरौली विधानसभा से वर्तमान विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मन्नू कोरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वीडियो भी वायरल किया है। खटीक पहले की तरह ही इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उनका आरोप है कि
मन्नू कोरी उन्हें प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग कर उन्हें षड्यंत्र पूर्वक झूठे मामलों में फंसाकर चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। हमेशा विवादों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना किया। मंदिर के गोस्वामी में फूल माला पहनाकर कंगना का स्वागत किया। इस दौरान कंगना रनौत पूरी तरह से भगवान बांके बिहारी की भक्ति में रंगी हुई दिखाई दी। बागपत में क्रय केंद्र में गन्ना न उठाए जाने से नाराज किसानों ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि रमाला शुगर मिल में क्रय केंद्र से गन्ना नहीं उठाया जा रहा है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। अपनी अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे सभी लाभार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिद्धार्थनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी का पत्रकारों को अपशब्द कहने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जहां एक तरफ पत्रकार संगठन बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी पत्रकारों के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। इसी क्रम में डुमरियागंज से सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चिनकू यादव ने बीएसए के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए ऐसे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में बस में सवार हो रहे भाजपा के लोग देहरादून प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बस और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिनमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में मासूम की हत्या के मामले में एसएसपी ने 5 टीमें लगाई। शादी से आए रिश्तेदार के खिलाफ सबूत मिले हैं। रिश्तेदार घटना के बाद से ही मोबाइल बंद कर गायब है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में ड्राइवर को नींद की झपकी आने से निर्माणाधीन टोल प्लाजा में बस घुस गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। अवैध असलहों के प्रति युवकों की दीवानगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही मामला एटा के मलावन थाना क्षेत्र से आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा, जिसमें एक युवक अवैध तमंचे से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में प्राचीन ईदगाह कैंपस पर बने कुएं में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में निकालकर शिनाख्त में जुट गई। लखनऊ में बेखौफ दबंगों में कार के टक्कर पर सरेआम पुलिस पर हाथ उठाया और कार में टक्कर के बाद दबंगों ने सब इंस्पेक्टर को घेरकर बीच रोड पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमीरपुर में ओमिक्रॉन को लेकर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे दूसरे प्रदेशों में जिले में आने वाले व्यक्तियों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। वहीं जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 जांच बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इटावा के भरथना सरकारी कांटे धान बिक्री के नाम पर किसान से ली गई रिश्वत प्रभारी ने वापस कर दी है। वहीं भरथना एसडीएम ने किसान नेताओं ने भ्रष्टाचार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। भरथना कृषि उत्पादन मंडी समिति में किसानों की शिकायत पर 3 दर्जन से अधिक किसान नेता कृषि उत्पादन मंडी समिति में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें मंडी में संचालित सरकारी धान खरीद केंद्रों पर लगातार चल रही किसानों के साथ लूट खसोट का किसान नेताओं ने जमकर विरोध किया है। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में कुछ युवकों का जुआ खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक घर परिवार की परवाह किए बिना लाखों के दाव लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आवारा मवेशियों के सामने आ जाने से ये बड़ा हादसा हुआ है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों ने शिव चबूतरे में स्थित शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दूसरी बार टनरगंज में स्थित शिव मंदिर के स्थापित शिवलिंग अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कानपुर देहात के अकबरपुर विकासखंड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों ने बच्चों के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। 1 जनवरी 2022 तक 18 साल पूर्ण करने वाले युवा वर्ग को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की जागरूक किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कातिल पति को गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा सिकंदरा थाना क्षेत्र में गेट बंद कॉलोनी में युवक का कमरे के फंदे में लटका हुआ शव मिला और आसपास में फर्श पर पत्नी का भी शव मिला, जबकि 2 बेटियां बेहोशी की हालत में मिली। वहीं पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें जांच में पुलिस अब जुट गई है। कानपुर देहात में दिव्यांग शिक्षक शैलेंद्र सिंह की आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी शिक्षा में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं।
आंखों से दिखाई न देने के बाद भी कुशल शिक्षक कार्य के लिए शैलेंद्र सिंह को आज पूरे जिले में जाना जाता है। हमीरपुर के जलालपुर क्षेत्र में बस ने वृद्ध महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बरेली में इन दिनों जहर खुरानी के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, जहां शातिर गिरोह ने युवक को नशा देकर लूट का शिकार बना रहे हैं, जिसके बाद युवक को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बदायूं के बिलसी थाना इलाके में पुलिस ने 2 लाख की लूट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 लोगों ने तमंचे के बल पर 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर के बाद लुटेरों की तलाश की जा रही है। पैसों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। प्रयागराज में तेज बहादुर हॉस्पिटल में मरीजों का स्वयं से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद हॉस्पिटल के अधिकारियों ने वार्ड बॉय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे बुजुर्ग से 2 महिलाएं पैसा छीनकर भागने लगी, लेकिन दोनों महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ऑटो में भिड़ंत हो गई, जिससे कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर प्रधानमंत्री का मोदी का कार्यक्रम चल रहा है और सीएम धामी अब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आप सभी का द्रोण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उनके नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करता रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आहुति की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग्या विक्रमादित्य राजस्य सौम्येव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप में ठीक बैठता है, क्योंकि वह आज भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज आतंकवाद से लड़ने की बात हो या कोरोना से बचने की बात हो, विपरीत हालातों में अर्थव्यवस्था को संभालने जैसे जटिल विषयों पर संपूर्ण विश्व आदरणीय मोदी जी की नीतियों और विचारों का अनुसरण कर रहा है। मोदी जी के संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है किस प्रकार से सच्चाई और साहस के मार्ग पर अपनाकर अंत्योदय का स्वप्न साकार कर विकास भी किया जा सकता है। आज देश का बच्चा बच्चा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में
जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर उन्हें निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिला हो। आपकी व्यापक सोच रही है, यह नमामि गंगा, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से अनिर्णित मामले जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन आदि का दक्षता एवं कौशल से हल निकाला गया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के अनंत स्वरूप हैं। वे जहां एक और मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं, वहीं वह भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। यह आपके ही नेतृत्व एवं अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का कमाल था कि नामुमकिन सा लगने वाला कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य संभव हो पाया, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। कोविड काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का अपना दायित्व निभाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर इतने कार्य किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय कम पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो हाल ही में हमारे राज्य में आई कितनी बड़ी आपदा हो या वर्षों से लंबित अन्य मामले हो, फिर भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हो, हमारी सरकार आपके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रोएक्टिव मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप स्वयं भी उत्तराखंड के विकास से और यहां से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर पूर्ण गंभीरता से निगरानी रखते हैं और ये जग जाहिर है कि देवभूमि से आपकी अटू आत्मीयता कितनी घनिष्ठ है।
चाहे वो आज केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। तो तुम्हें हमारी सरकार लगातार देव स्थानों के विकास, पुनर्निर्माण और सनातन परंपराओं के लिए लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हाल ही में हमने प्रदेश के हक हकूकधारियों, विद्वान पंडितों एवं तीर्थपुरुषों आदि के विचारों को सर्वोपरि मानते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, मैं और मेरी सरकार पूर्ण रूप से जहां एक और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पित है, वहीं हम देवभूमि के सुनियोजित विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने सीखा है कि किस प्रकार अपने शरीर का कण कण एवं समय का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित किया जाए। इसी को आदर्श मानकर पिछले 5 माह से आपके मुख्य सेवक के रूप में अपने दायित्व का पूरी क्षमता से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सपनों को जब तक सही आकार नहीं दे दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी को ध्यान में रखकर हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं।